Hello dear students, this is the next video of 7th chapter of history, print culture and the modern world. In last video we discussed about the print revolution, new reading public and effects of the print in the society, especially in the religious and the political sphere. In this video we will discuss about the print culture and its effects on the French Revolution. हम प्रिंट कल्चर के बारे में पढ़ेंगे और इसने किस तरीके से फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इन्फ्लुएंस डाला उसके बारे में भी पढ़ेंगे. एज यू नो दैट फ्रेंच रिवॉल्यूशन अकर्ड इन 1789 इन फ्रांस. फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ रखा है कि 1789 में फ्रांस में हुआ था अगेंस्ट द डेस्पोटिज़म, मोनार्की. डेस्पोटिज़म निरंकुशता और मोनार्की, राजाओं का जो सिस्टम था उसके अगेंस्ट ये रिवॉल्यूशन हुआ था. प्रिंट कल्चर दैट पॉपुलराइज्ड आइडियाज़ ऑफ द एनलाइटमेंट थिंकर्स. प्रिंट ने जो एनलाइटमेंट थिंकर्स थे, जो फिलोसोफर्स थे जैसे कि रूसो हो गए, इनके आइडियाज़ को प्रोपगेट किया था, फैलाया था. Collectively, their writings provided a critical commentary on tradition, superstition and despotism. जो इन फिलोसोफर्स की कलेक्शन होता था, जिस टॉपिक में ये लिखते थे, वो बेसिकली सोसाइटी के जो इवल थे उस टाइम पर उनके बारे में लिखते थे. जैसे कि ट्रेडिशन हो गए, एग्जिस्टेड ट्रेडिशन हो गया, सुपरस्टिशंस हो गए, अंधविश्वास हो गया एंड डेस्पोटिज़म, एंड स्पेशली ऑन द डेस्पोटिज़म. डेस्पोटिज़म के बारे में इन्होंने बहुत लिखा था और इनके राइटिंग से ही लोग इन्फ्लुएंस हुए थे और राजा की किसी भी बात को वो अब ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करते थे. तो प्रिंट कल्चर ने इतना इन्फ्लुएंस किया था प्रेजेंट जनता को कि वो राजा के अगेंस्ट बातें करने लग गए थे. प्रिंट क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग्स एंड डिबेट्स. प्रिंट ने एक नया सोसाइटी इस्टेब्लिश किया था जहाँ पर लोग डिबेट्स करते थे, पर्टिकुलर टॉपिक्स पर डिबेट्स होते थे. कोई किसी बात के अगेंस्ट होता था तो कोई सपोर्ट करता था और इस तरीके से लोग एक दूसरे के आइडियाज़ को शेयर करते थे. ऑल वैल्यूज़, फॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस वर री-इवैल्यूएटेड एंड डिस्कस्ड बाय अ पब्लिक दैट हैड बिकम अवेयर ऑफ द पावर ऑफ रीज़न. जितने भी वैल्यूज़ थे, फॉर्म्स थे सोसाइटी में, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस थे, उन्हें दोबारा से रीडिफाइन किया गया और लोगों के बीच में उसके बारे में डिस्कस किया गया. और ये सब पॉसिबल हो सका बिकॉज ऑफ द प्रिंट. 1780s there was an outpouring of literature that moved the royalty and criticized their morality. 1780s में लिटरेचर इतना ज़्यादा मार्केट में आउटपोर हो रहा था, इतना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था और ये जो लिटरेचर होता था ये बेसिकली मूव्ड करता था. मूव्ड मतलब होता है मजाक बनाना, क्रिटिसाइज़ करना रॉयल्टी को और उनकी मोरालिटी को. मतलब राजा और राजा के थ्रू जो भी काम किए जाते थे, जो भी उनकी पॉलिसीज़ थी, उन पर उनको क्रिटिसाइज़ किया करता था. एक ऐसा लिटरेचर मार्केट में बहुत प्रोपगेट हो रहा था, फैल रहा था. इन द प्रोसेस इट रेज्ड क्वेश्चन अबाउट द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर. और इसी प्रोसेस में लिटरेचर इस तरीके से बनाए जाते थे कि वो प्रेजेंट सोशल ऑर्डर में या राजा के थ्रू जो पॉलिसीज़ निकाली जाती थी उनमें क्वेश्चन करता था. इससे पहले, प्रिंट से पहले बोल सकते हैं, या फिर जो फिलोसोफर्स हुए, जब तक उन्होंने अपने आइडियाज़ लोगों तक नहीं रखे, उससे पहले लोग राजा के थ्रू दी हुई किसी भी आज्ञा को, किसी भी जो उनके पॉलिसीज़ होती थी उसे ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लेते थे. कोई भी उन पर क्वेश्चन नहीं उठाता था. लेकिन अब डिफरेंट लिटरेचर पढ़ने के बाद, फिलोसोफर्स के आइडियाज़ को आपस में डिस्कस करने के बाद लोग अपने ओपिनियन क्रिएट करने लग गए और राजा पर भी क्वेश्चन उठाने लग गए. द प्रिंट हेल्प्स द स्प्रेड ऑफ आइडियाज़. प्रिंट ने इस तरीके से आइडियाज़ को फैलाने में हेल्प किया. पीपल डिड नॉट रीड ओनली वन काइंड ऑफ लिटरेचर. इफ़ दे read the ideas of Voltaire and Rousseau, they were also exposed to monarchic and church propaganda. जब वो वोल्टायर और रूसो की बुक
द सोशल कॉन्ट्रैक्ट हमने लास्ट ईयर क्लास में पढ़ा था, क्लास 9th में। दे वर ऑल्सो एक्सपोज द मोनार्की, ये मोनार्की राजाओं के जो भी काम होते थे, जो उनकी लग्जरियस लाइफ होती थी और जो लोगों को इग्नोरेंस किया जाता था राजाओं के थ्रू, उसके बारे में बातें लिखी। और चर्च प्रोपेगेंडा, चर्च जो भी निरंकुश था, जो भी वो सोसाइटी के अगेंस्ट करता था, अपने पोजीशन को हाई रखने के लिए, इन सभी बातों के, इन सभी चीज़ों के, इन सभी टॉपिक्स के बारे में फिलोसोफर्स ने अपने राइटिंग्स में लिखा और लोगों तक अपने आइडियाज़ को पहुंचाया। प्रिंट डिड नॉट डायरेक्टली शेप देयर माइंड्स, हम कह सकते हैं कि प्रिंट ने जब बुक्स पढ़ी, लोगों ने डिफरेंट लोगों के, डिफरेंट फिलोसोफर्स के आइडियाज़ को पढ़ा, तो उन्होंने डायरेक्टली उनके माइंड को शेप नहीं किया, बट इट डिड ओपन अप द पॉसिबिलिटी ऑफ थिंकिंग डिफरेंटली। लेकिन इसने एक पॉसिबिलिटी क्रिएट कर दी कि लोग अब डिफरेंटली सोच सके। इससे पहले लोग ब्लाइंडली राजाओं के किसी भी आज्ञा को ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लिया करते थे, कोई भी क्वेश्चन नहीं करता था, इवन इस बारे में कोई सोचता भी नहीं था। लेकिन जब अच्छे और बुरे के बारे में, डिफरेंट आइडियाज़ के बारे में पढ़ा लोगों ने, डिफरेंट जो फिलोसोफर्स थे उनके आइडियाज़ को पढ़ा, तो अब लोग अपने आइडियाज़ भी नए तरीके से क्रिएट करने लग गए। वो अब रिलीजन को डिफरेंटली देखने लग गए। अब उनके लिए रिलीजन सिर्फ चर्च के जो क्लर्की होते थे, जो पादरी होते थे, उन्हीं तक ही सीमित नहीं था, बल्कि अब वो ये समझने लग गए कि जो धर्म है, जो रिलीजन है, वो सबके लिए इक्वल है। और राजा सिर्फ अपनी फैमिली के लिए नहीं है, बल्कि वो पूरी जनता के लिए है। तो इस तरीके के आइडियाज़, न्यू आइडियाज़ लोगों के अंदर क्रिएट हुए और ये पॉसिबल हो सका ओनली बिकॉज ऑफ द प्रिंट। अब हम बात करेंगे द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी की बात करेंगे कि 19th सेंचुरी में प्रिंट में क्या क्या चेंजेस आए। द 19th सेंचुरी सॉ वास्ट लीप्स इन मास लिटरेसी इन यूरोप। यूरोप में 19th सेंचुरी तक लिटरेसी रेट जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था, ब्रिंगिंग इन लार्ज नंबर्स ऑफ न्यू रीडर्स अमंग चिल्ड्रन, वीमेन एंड वर्कर्स। अब न्यू रीडर्स हो गए थे चिल्ड्रन, क्योंकि लिटरेसी रेट बढ़ रहा था, मतलब अब स्कूल्स डेवलप हो गए थे और वहाँ पर बच्चे पढ़ना लिखना शुरू कर दिया था। विमेन जो बोल सकते हैं 18th सेंचुरी तक घरों तक कन्फाइंड थी, घरों तक सीमित थी, अब वो भी बुक्स पढ़ने लग गई। एंड वर्कर्स हु वर मोस्टली इलिटरेट, वर्कर्स जो इलिटरेट थे, अब उन्होंने भी बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया था। और इस तरीके से यूरोप में 19th सेंचुरी में लिटरेसी रेट इंक्रीज़ हुआ। चिल्ड्रन एज primary education became compulsory from the late 19th century. Children became an important category of readers. और क्योंकि कंपलसरी एजुकेशन हो गया था, एजुकेशन कंपलसरी हो गया था, प्राइमरी एजुकेशन 19th सेंचुरी में स्कूल्स डेवलप हो गए थे, बच्चे स्कूल्स में पढ़ने जा रहे थे, तो इसके लिए उन्हें बुक्स की भी ज़रूरत थी और इसलिए एक न्यू कैटेगरी बनी रीडर्स की, जो कि बच्चे थे। अ चिल्ड्रंस प्रेस वॉज सेट अप इन फ्रांस इन 1857 और इसीलिए 1857 में फ्रांस में चिल्ड्रन प्रेस बनाई गई, जहाँ पर स्पेशली बच्चों की बुक पब्लिश हुआ करती थी। प्रेस पब्लिश्ड ओल्ड फेरी टेल्स एंड फोक टेल्स। बच्चों की जो बुक होती थी वो मोस्टली जो टॉपिक्स होते थे वो फेरी टेल्स पर होते थे एंड फोक टेल्स में होते थे। द ग्रिम ब्रदर्स इन जर्मनी कंपाइल्ड ट्रेडिशनल फोक टेल्स और बच्चों की स्टोरी को डेवलप करने के लिए ग्रिम ब्रदर्स थे, जिन्होंने जर्मनी में जो ट्रेडिशनल फोक था, पीसेंट से, जो वहाँ के किसान थे, वहाँ से जो उनकी फोक टेल्स थी उन्हें कलेक्ट किया और उन्हें कंपाइल करके उन्हें पब्लिश किया इन 1812 में, स्पेशली फॉर द चिल्ड्रन। नाउ वी विल टॉक अबाउट द विमेन। विमेन बिकेम इम्पॉर्टेंट रीडर्स एज वेल एज राइटर्स। जो विमेन थी वो रीडर्स के साथ साथ अब 19th सेंचुरी में वो एज अ राइटर भी एग्जिस्ट हुई। पेनी मैगजीन्स वर स्पेशली मेड फॉर विमेन एज वर मैनुअल्स टीचिंग्स प्रॉपर बिहेवियर एंड हाउस कीपिंग। पेनी मैगजीन्स हुआ करती थी जो
स्पेशली विमेन के लिए होती थी, जिनमें विमेन को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, घर को कैसे संभालना चाहिए, इस बारे में छपा होता था। सम बेस्ट नोन नॉवलिस्ट वर जेन ऑस्टेन एंड ब्रॉन्ट सिस्टर्स जॉर्ज इलियट। ये ऐसी नॉवलिस्ट थी, ऐसी विमेन नॉवलिस्ट थी जिन्होंने उस टाइम पर नॉवेल्स लिखना शुरू किया था। देयर राइटिंग्स बिकेम इम्पॉर्टेंट इन डिफाइनिंग अ न्यू टाइप ऑफ विमेन। इनकी जो राइटिंग्स थी, ये जिन टॉपिक्स पर लिखा करती थी, वो टॉपिक वो वैसे नहीं होते थे जैसे पहले होते थे, जैसे हाउस कीपिंग, प्रॉपर बिहेवियर, इन टॉपिक्स पर ना लिखकर बल्कि विमेन के स्ट्रेंथ के बारे में लिखती थी कि विमेन में कितनी ताकत है, उन्हें अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी चाहिए, डिटर्मिनेशन एंड द पावर टू थिंक, और सोचने की शक्ति, विमेन भी सोच सकती है, इसके बारे में इन्होंने लिखा था। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि 19th सेंचुरी तक जो नॉवेल्स थे, जो बुक्स थी, उनके टॉपिक्स बहुत ज़्यादा बदल चुके थे और सोसाइटी में एक न्यू चेंज आ रहा था। अब हम वर्कर्स की बात करेंगे। 19th सेंचुरी lending libraries in England became a medium for educating white collar workers, artisans and lower middle class people. 19th सेंचुरी में लाइब्रेरीज़ इंग्लैंड में इस्टेब्लिश होने लग गई थी, जो उधार में या फिर किराए में, उधार में नहीं बोलेंगे, किराए में बुक्स प्रोवाइड कराया करता था वर्कर्स को। Sometimes self-educated working class wrote political tracts and autobiographies in large number. कभी कभी जो सेल्फ एजुकेटेड जो वर्किंग क्लास थे, जो वर्कर्स थे, वो पॉलिटिकल ट्रैक्ट्स के बारे में भी लिखते थे, मतलब पॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में भी लिखते थे। कई बार वो अपनी ऑटोबायोग्राफीज़ भी लिखते थे कि किस तरीके से वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने लिखना भी शुरू किया था। तो इस तरीके से वर्कर्स एजुकेटेड भी हो रहे थे और साथ ही साथ वो राइटर भी बन रहे थे। और जो प्रेजेंट इश्यूज़ थे, जो एग्जिस्टिंग इश्यूज़ थे, सोशल इश्यूज़ थे, उनके बारे में इन्होंने बात करनी शुरू की थी। फर्दर इनोवेशंस। अब प्रिंट में किस तरीके के इनोवेशंस हुए उसके बारे में पढ़ेंगे। बाय मिड 19th सेंचुरी रिचर्ड एम होप परफेक्टेड द पावर ड्राइवन सिलेंड्रिकल प्रेस। 19th सेंचुरी में पावर से चलने वाले प्रेस इस्टेब्लिश होना शुरू हो गई थी और 19th सेंचुरी में ही ऑफसेट प्रेस वॉज डेवलप दैट कैन प्रिंट अप टू 6 कलर एट अ टाइम। अब डिफरेंट कलर के थ्रू प्रिंट छपने शुरू हो गए थे। बाय द 20th सेंचुरी इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड प्रेसेस एक्सेलरेटेड प्रिंटिंग ऑपरेशंस। और अब 20th सेंचुरी में, जब 20th सेंचुरी आया तो इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होने वाले प्रिंटिंग प्रेस डेवलप हो चुके थे। तो 20th सेंचुरी तक प्रिंटिंग प्रेस में बहुत सारे इनोवेशंस देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे इंडिया की। इंडिया में किस तरीके से प्रिंट अराइव हुआ, किस तरीके से आया, किन के थ्रू आया और उसके बाद क्या क्या चेंजेस हुए। अगर हम प्रिंट की बात करें, बुक्स की बात करें, तो ऐसा नहीं है कि जब प्रिंटिंग प्रेस आई तभी प्रिंट होना शुरू हुआ था। हम जानते हैं, हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था चैप्टर के, दैट थ्रू द मैन्यूस्क्रिप्ट आप सभी जानते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट द हैंड रिटन टेक्स्ट हुआ करते थे। और ये जो कंसेप्ट है, ये प्रिंटिंग प्रेस से आने से पहले का कंसेप्ट था। जब लोग जो गवर्नमेंट ऑर्डर्स होते थे या लोग जो अपनी ऑटोबायोग्राफीज़ लिखते थे, वो मैन्यूस्क्रिप्ट के थ्रू लिखी जाती थी। इंडिया में भी यही कंसेप्ट था। India had a very rich and old tradition of handwritten manuscripts in Sanskrit, Arabic, Persian as well as in various vernacular languages. Vernacular का मतलब होता है रीजनल, क्षेत्रीय। हर एक इंडिया में डिफरेंट रीजन है और हर एक रीजन में एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं वो लैंग्वेज के बेस पर भी। मैन्यूस्क्रिप्ट वॉज कॉपीड ऑन पाम लीव्स। वी ऑल नो दैट जो मैन्यूस्क्रिप्ट होती थी एंशिएंट टाइम में पाम लीव्स में लिखी जाती थी। एंड हैंडमेड पेपर। मैन्यूस्क्रिप्ट वर नॉट यूज्ड इन एवरीडे लाइफ एज दे वर हाईली एक्सपेंसिव एंड फ्रेगाइल। और मैन्यूस्क्रिप्ट को हर कोई कैरी भी नहीं कर पाता था। मैन्यूस्क्रिप्ट्स वॉज ओनली मीन्ड फॉर
द एरिस्टोक्रेसी, द रॉयल्टी। रॉयल्टी और एरिस्टोक्रेसी ही मैन्यूस्क्रिप्ट को कैरी करते थे, वही लोग इनको रखते थे। कॉमन पीपल, जो गरीब पीपल होते थे, कॉमन पीपल होते थे, मैन्यूस्क्रिप्ट उनके लिए नहीं होती थी। इन प्री कॉलोनियल बंगाल, इन प्राइमरी स्कूल, स्टूडेंट्स वेरी ऑफन डिड नॉट रीड टेक्स्ट, दे ओनली लर्न टू राइट। प्री कॉलोनियल बंगाल में, मतलब कॉलोनाइज्ड होने से पहले बंगाल में जब प्राइमरी स्कूल्स थे, जो पाठशालाएं हुआ करती थी, वहाँ पर बच्चे सिर्फ लिखना सीखते थे। जो टीचर्स होते थे दे डिक्टेटेड, वो डिक्टेट किया करते थे, एंड स्टूडेंट्स क्या करते थे, सिर्फ लिखते थे जो भी डिक्टेट किया जाता था ओरली। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ी जनता लिटरेट हो जाती थी, पढ़ लिख जाती थी विदाउट एनी बुक। किसी भी बुक के बगैर बच्चे पढ़ लिख जाते थे। प्रिंट कम्स टू इंडिया। फिर हम बात करेंगे कि प्रिंट किस तरीके से इंडिया में आया। जापान में हमने देखा था कि जापान में बुद्धिस्ट मिशनरीज़ के थ्रू आया था, चाइना से। इंडिया में कौन लाया? इंडिया में पोर्चुगीज़ मिशनरीज़ लाए, क्योंकि सबसे पहले पोर्चुगीज़ आए थे इंडिया में, तो अपने साथ वो प्रिंटिंग प्रेस का कंसेप्ट लेके आए 16th सेंचुरी में। द फर्स्ट तमिल बुक प्रिंटेड इन कोचिन। कोचिन में फर्स्ट तमिल बुक प्रिंट की गई 1579 BC में। वीकली मैगजीन बंगाल गैजेट स्टार्टेड पब्लिकेशन इन 1780 BC। और उसके बाद बंगाल में एक ब्रिटिशर्स ने एक बंगाल गैजेट स्टार्ट किया 1780 में। इंग्लिश एंटरप्राइजेस बिगेन इंग्लिश प्रिंटिंग इन इंडिया। उसके बाद अभी तक इंग्लिश प्रिंटिंग नहीं होती थी, डिफरेंट जो वर्निकुलर लैंग्वेज थी उन्हीं में ही कोई न्यूज़पेपर होता था या फिर बुक होती थी, वही छपी थी अभी तक, जैसे कि तमिल लैंग्वेज हो गई। उसके बाद इंग्लिश जो प्रिंटिंग थी वो बहुत बाद में स्टार्ट हुई। जेम्स ऑगस्टस हिक्की, who wrote about slaves as well as published a lot of gossip about company senior official। बंगाल गैजेट मैंने आपको बताया था कि वीकली मैगज़ीन शुरू हुई थी, जो जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने ये इस मैगज़ीन को पब्लिश करना शुरू किया था 1780 में। इन्होंने उस टाइम पर स्लेव्स के बारे में बहुत लिखा, और साथ ही साथ इन्होंने कंपनी के सीनियर ऑफिसर्स के बारे में कई गॉसिप बातें भी लिखी। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स एनकरेज द पब्लिकेशन, ऑफिशियली सैंक्शन एंड कुड काउंटर द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन दैट डैमेज द इमेज ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट। और इसीलिए जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे उन्होंने एनकरेज किया ऐसे पब्लिकेशन को जो ऑफिशियली सैंक्शन किए जाए, जिनको जो ब्रिटिशर्स हैं पहले उन्हें परमिशन दें और उसके बाद वो पब्लिश हो, एंड could counter the flow of information that damage the image of colonial government। और इस तरीके के स्टेप्स लिए गए कि आगे से कोई भी कॉलोनियल गवर्नमेंट के बारे में या उनकी इमेज को कोई भी ना बिगाड़ सके, इस तरीके की प्रिंट पब्लिश हो। फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन ऑफ रामचरितमानस ऑफ तुलसीदास केम आउट इन कलकत्ता इन 1810। जो हिंदी बुक कह सकते हैं, जो हिंदी लैंग्वेज में सबसे पहले पब्लिश हुई थी, वो है रामचरितमानस, 1810 में कलकत्ता में प्रिंट हुई थी। मैनी न्यूज़पेपर्स इन वेरियस लैंग्वेजेस स्टार्टेड पब्लिकेशन इन 1821 to 22। 1821 से 22 के बीच में डिफरेंट लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर पब्लिश होने शुरू हो गए थे। हिंदी राइटिंग बिगेन सीरियसली इन 1870। और हिंदी लैंग्वेज में बुक्स सीरियसली पब्लिश्ड होना शुरू हुआ था 1870 से। तो इस तरीके से इंडिया में जो प्रिंटिंग प्रेस है आया और डिफरेंट लैंग्वेजेस में बुक्स पब्लिश होने शुरू हो गई। अब जब बुक पब्लिश हो रही थी तो किस तरीके से इंडियन सोसाइटी में चेंजेस आए। जो यूरोपियन सोसाइटी थी उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से चेंजेस आए रिलीजियसली एंड सोशली एंड पॉलिटिकली। उसी तरीके से चेंजेस इंडिया में भी आना नॉर्मल सी बात है।
Religious issues became intense from early 19th century. जो रिलीजियस इश्यूज़ हैं वो सोसाइटी के सामने आने शुरू हो गए थे 19th सेंचुरी में, और ये सभी पॉसिबल हो रहा था बिकॉज ऑफ द बुक्स, बिकॉज ऑफ द प्रिंट. पीपल स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस एंड कैंपेन फॉर रिफॉर्म. लोगों ने स्टार्ट कर दिया था जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस थी, रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी, धार्मिक प्रथाएं थी, उन्हें क्रिटिसाइज़ करना और उनमें रिफॉर्म, उनमें सुधार लाने की बात करनी शुरू कर दी थी. वाइल अदर्स काउंटर्ड द आर्ग्यूमेंट ऑफ रिफॉर्मर्स. बल्कि सोसाइटी का एक दूसरा पार्ट जो कि कंजर्वेटिव्स का होता था, जहाँ पर विच कंसिस्टेड द मोनार्की एंड द ब्राह्मण्स, जहाँ पर मोनार्की और ब्राह्मण्स आते थे, उन्होंने भी इन रिफॉर्मर्स पर आर्ग्यू करना शुरू कर दिया था. प्रिंटेड ट्रैक्ट्स एंड न्यूज़पेपर स्प्रेड न्यू आइडियाज़ एंड शेप द नेचर ऑफ डिबेट्स. और इंडिया में भी प्रिंट हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, इन्होंने न्यू आइडियाज़ को स्प्रेड किया और लोगों के अंदर न्यू आइडियाज़ डेवलप किए. न्यू आइडियाज़ इमर्ज्ड एंड इंटेंस controversies erupted between social and religious reformers and the Hindu orthodoxy over matters like widow immolation, monotheism, Brahmanical priesthood and idolatry. और इस तरीके से जो एग्जिस्टिंग रिलीजियस ऑर्डर थे या सोशल ऑर्डर थे, जैसे कि विडो इमोलेशन का मतलब हुआ सती प्रथा, मोनोथियज्म का मतलब होता है कि एक ही भगवान पर विश्वास करने वाला, वन हु बिलीव इन वन गॉड, ब्राह्मणिकल प्रेस्टहुड और जो ब्राह्मण्स की इम्पॉर्टेंस थी सोसाइटी में, एंड आइडोलेट्री मतलब मूर्ति की पूजा करने वाला. इन सभी चीज़ों के ऊपर बातें हुई, डिस्कस हुए, डिबेट्स हुए और सोसाइटी के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, इन बातों पर लोग बातें करने लगे. जो रिफॉर्मर्स थे उन्होंने किस तरीके से काम किया. इन 1821 राम मोहन रॉय पब्लिश द संवाद कौमुदी. इन 1822 टू पर्शियन न्यूज़पेपर पब्लिश्ड जाम-ए-जहान नामा एंड शमसुल अकबर. इस तरीके की बुक्स पब्लिश हुई. इन द सेम ईयर अ गुजराती न्यूज़पेपर द बॉम्बे समाचार वॉज इस्टेब्लिश्ड. द देवबंद सेमिनरी का मतलब होता है जो मदरसे होते हैं उन्हें सेमिनरी कहा जाता है. जो मुस्लिम्स के स्कूल होते हैं जिन्हें मदरसा या मकतब कहते हैं उन्हें सेमिनरी कहते हैं. फाउंडेड इन 1867, पब्लिश्ड thousands upon thousands of fatwas telling Muslim readers how to conduct themselves in their everyday lives. फतवास का मतलब होता है रिलीजियस ऑर्डर जो दिए जाते हैं मुस्लिम्स, जो पुजारी होते हैं उनके थ्रू, जो थिंकर्स होते हैं उनके थ्रू जो रिलीजियस ऑर्डर दिए जाते हैं उन्हें फतवास कहते हैं. तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हिंदू, मुस्लिम और डिफरेंट जो रीजनल लैंग्वेज में बुक्स छप रही है वो सभी अपने अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करना चाह रहे थे, उसे फैलाना चाह रहे थे और दूसरे रिलीजन के ऊपर अपनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस शो करना चाह रहे थे. प्रिंट एनकरेज द रीडिंग ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट. इस तरीके से प्रिंट ने रिलीजियस टेक्स्ट को एनकरेज किया अमंग हिंदूज, स्पेशली इन द वर्नाक्युलर लैंग्वेज. रिलीजियस टेक्स्ट रीच्ड अ वेरी वाइड सर्कल ऑफ पीपल, encouraging discussion, debates and controversies within and among different religion. जो रिलीजियस टेक्स्ट थे वो वाइडली लोगों के बीच में डिस्कस किए जाने शुरू हो गए थे और इस टॉपिक्स पर लोग डिबेट्स कर रहे थे. कई कंट्रोवर्सीज भी हुई, कई लड़ाई भी हुई विद इन द अमंग डिफरेंट रिलीजन के लोगों के बीच में. न्यूज़पेपर कन्वेड न्यू फॉर्म्स वन प्लेस टू अनदर, क्रिएटिंग पैन इंडियन आइडेंटिटीज़. जिस तरीके से रिलीजियस टेक्स्ट पॉपुलर हो रहे थे उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो न्यूज़पेपर थे उन्होंने एक रीजन की स्टोरी दूसरे रीजन तक पहुंचाई, इन्फॉर्मेशन हो गई. उस वक्त एंटी कॉलोनियल जो मूवमेंट था वो बहुत फैला न्यूज़पेपर्स के थ्रू, इन एडिशंस के थ्रू, जिसने लोगों के बीच में एक
इंडियन जो आइडेंटिटी थी वो क्रिएट करी कि सभी लोग डिफरेंट रिलीजन के होते हुए भी, डिफरेंट रीजन के होते हुए भी सभी इंडियंस हैं। तो इस तरीके से इंडियन आइडेंटिटी को क्रिएट करने में भी प्रिंट का बहुत हेल्प रहा। न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन। Thus we see that the print not only influenced the religious sphere, but it also created the nationalist identity among the people.